गुड मॉर्निंग टू ऑल। दीप बिहार के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने बात किया था कि सीडीपी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पुनः लेकर आएंगे और उस वादा को पूरा करते हुए हमने पुनः सीडीपी का क्वेश्चन लाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेक एग्जामों में पूछा गया है। तो बिना समय गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बाल विकास से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखते हैं, सारे प्रश्न को देखेंगे बारी बारी से। बाल विकास से है जो सीटेट के लिए भी उपयोगी है और बीटेट अगर लेता है तो उसके लिए भी उपयोगी है, और आपका एस्टेट जो होता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। नहीं है पर ध्यान देना है, कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो जनरली नहीं का नहीं आंसर होता है, ठीक है। इसको पहले हम लोग देखते हैं। कहा विकास जीवन प्रयत्न होता है, यानी विकास की जो प्रक्रिया है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका मतलब ये सही है। हमको नहीं खोजना है तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कहा है विकास जो है परिवर्तनीय क्रिया है, यानी विकास होगा तो परिवर्तन होगा, सही है। अब हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। कहा विकास अनुवांशिक एवं वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो विकास जो है वातावरण से और अनुवांशिक से भी प्रभावित होगा, यानी माता पिता जैसे होंगे बालक पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और वातावरण जिस वातावरण में बच्चे पल बढ़ रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब आते हैं हम चौथे ऑप्शन के पास। चौथा ऑप्शन कहता है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए यहां गलत हो गया, कह रहा है कि सांस्कृतिक जो संदर्भ है ये इसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो सांस्कृतिक संदर्भ तो प्रभावित करेंगे, यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रह सकता है जिसमें जिस संस्कृति में वो पल बढ़ रहा है उस पर संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि नहीं का आंसर किससे हो जाएगा, नहीं से हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को अगर समझेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 4 नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है, हमको नेगेटिव खोजना था तो नेगेटिव का संबंध 4 नंबर ऑप्शन से है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है बच्चों, हाँ, कहा है बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सिखाने में कब कठिनाई होती है, तो अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। यदि बच्चों को हम सिखाएंगे और अधिगम की प्रक्रिया जो सामाजिक संदर्भ में होगी, कहने का मतलब है कि उसके सामाजिक वातावरण में होगी तो कठिनाई नहीं होगी। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तो ये तो सही है, यानी इसमें कठिनाई नहीं होगी। सामाजिक संदर्भ में जब रख के बच्चों को सिखाएंगे, उसके समाज में जो चल रहा है, जो गतिविधि से संबंधित है उसको जोड़ के सिखाएंगे, यानी सामाजिक गतिविधियों से जोड़ के सिखाएंगे, उसके परिवेश से जोड़ के सिखाएंगे, तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा, यानी आंसर पहला सही है। दूसरा कह रहा है विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया गया हो तब कठिनाई हो सकती है, लेकिन विषय वस्तु को अनेक तरह से समझाया जाए, कोई भी टॉपिक को अगर हम अनेक तरह से समझाएंगे तो यहां भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। कह रहा है सूचना को क्या किया जाए, अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, इसको अभी रोक के रखेंगे, हो सकता है आंसर आए। अब कहता है जब बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। देखिए बच्चे जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो वो सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, तो यहां कठिनाई नहीं होगी, तो 4 नंबर में भी कठिनाई नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4 से जब आंतरिक रूप से बच्चे अभिप्रेरित होंगे तो उन्हें सीखने में मजा आएगा, ठीक है। लेकिन सूचना को हम अलग अलग टुकड़ों में बांटकर, छोटा बच्चा है तो जैसे छोटा बच्चा है तो उसको हमको सिखाने के लिए पहले गाय को बताना है तो पूरे होल फिगर को समझाते हैं,
उसके बाद उसके पार्ट्स को समझाते हैं या किसी भी चीज को समझाने के लिए। तो क्या होता है कि अगर हम शुरू में ही सूचना को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके सिखाएंगे तो बच्चों को परेशानी होगा, यानी कि कठिनाई कब होगी, जब हम सूचना को अलग अलग करके देंगे तब। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, 3 नंबर आंसर हो जाना चाहिए। अब हम फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर फिर से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मतलब अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, मतलब जो बच्चे सीखना चाहते हैं उसे बरकरार कैसे रखा जा सकता है, कहाँ दिक्कत हो जाएगा अगर हम उस चीजों को बरकरार नहीं रखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम, कायम कहने का मतलब बनाए हुए रहना, ठीक है, परिस्थिति स्थिति में बने हुए रहना कैसे रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं लग रहा है। उसके बाद कह रहा है दूसरे नंबर में यंत्रवत याद करके, याद करना तो कहीं अधिगम प्रक्रिया से याद करने का प्रोसेस जो है ये बाहर कर दिया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर ऑप्शन में आते हैं बच्चों को दंड देकर, तो बच्चों को दंड भी देना नहीं है। अगर हम बच्चों को दंड देंगे तो वो क्या होगा, अभिप्रेरित नहीं होगा, उसमें भय पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो पहला नंबर ऑप्शन भी कमजोर है, दूसरा नंबर भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है जब बच्चे जो है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देंगे। प्रवीणता कहने का मतलब है नवीनता, यानी नए नए चीजों को बच्चों के सामने लाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, सीखने में ज्यादा रुचि रखेंगे, यानी प्रवीण चीजों पर उसको अभिमुखी करेंगे, यानी कि उस पर ज्यादा जोर देंगे, नए चीजों पर ज्यादा जोर देंगे तो बच्चे क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे और सीखने का जो सिलसिला है वो कायम रहेगा, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, सर्वोत्तम अवस्था है, तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी किस अवस्था में बच्चे अच्छे ढंग से सीखेंगे, यानी अधिगम की जो क्रिया होगी ये अधिगम की क्रिया इसमें अच्छे ढंग से होगी, ठीक है, यानी अधिगम की जो क्रिया है इसमें अच्छे ढंग से होगी, ये कहा जा रहा है। सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो कहा है ऑप्शन में संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ठीक है, इसको अभी रोकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। कहा कोई उत्तेजना नहीं, जब देखिए बच्चा वो एक्टिव नहीं रहेगा, उत्तेजना रहेगा ही नहीं तो वो सीखेगा नहीं, तो आंसर ये गलत है, ठीक है। अब कह रहा है उच्च उत्तेजना और उच्च भय, ये तो चल सकता है लेकिन भय बहुत ज्यादा हो गया, तब जब बच्चे डरे हुए रहेंगे, भयभीत रहेंगे तो नहीं सीखेंगे, यानी उच्च उत्तेजना चल सकता है लेकिन भय बिल्कुल नहीं चल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, कहा निम्न उत्तेजना और उच्च भय, भय बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी कि ये नहीं होगा, तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन गलत जा रहा है, 3 नंबर ऑप्शन गलत जा रहा है, कोई उत्तेजना नहीं ये भी बिल्कुल गलत है, तो संतुलित उत्तेजना होना चाहिए, यानी उत्तेजना भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और भय तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, यानी अधिगम की प्रक्रिया से भय को हटाना पड़ेगा, यानी भय मुक्त वातावरण देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में होना चाहिए, एक प्रगतिशील कक्षा है, ठीक है, उस कक्षा में क्या होना चाहिए, ये शर्त रखा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में होना चाहिए। तो ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, कहा है ज्ञान की संचार के लिए प्रचुर मौका प्रदान करने चाहिए, यानी ज्ञान के संचार के लिए मौका क्या होना चाहिए, बच्चों को प्रचुर मात्रा में मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट कहा है विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंक के आधार पर नामांकित करना। देखिए ये गलत है, यानी अंक के आधार पर हम बच्चों को क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, इससे प्रगतिशील कक्षा बाधित होगा। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा बाधित होगा, तो इसके लिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तीसरे ऑप्शन में आते हैं अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम। अटल पाठ्यक्रम कहने का मतलब है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, लेकिन पाठ्यक्रम का गुण को पढ़े होंगे तो समझे होंगे, कहा गया है उसमें लचीलापन होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि अटल पाठ्यक्रम, अध्यापक जो पाठ्यक्रम तैयार किए हैं या जिस पाठ्यक्रम का वो पालन कर रहे हैं वो अटल होना चाहिए। अटल होना चाहिए मतलब बदलना नहीं चाहिए, तो पाठ्यक्रम कैसा, लचीला होना चाहिए। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत चल रहा है। चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कहा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, बल होना चाहिए यानी कि बल देना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा पर भी बल देना चाहिए, ये नहीं चलेगा। हम पहले ऑप्शन पर फिर से जाते हैं। ज्ञान के संचार के लिए बच्चों को क्या मिलना चाहिए, तो मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, अगर मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो वो क्या करेगा, प्रगति करेगा, यानी प्रगतिशील कक्षा होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यानी ये 4 कथन है, चारों कथन में अधिगम को कौन डिनोट करता है, यानी अधिगम को परिभाषित कौन करता है, अधिगम के बारे में किस में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन आते हैं अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। ठीक है, दूसरा कहा है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा कहा गया है अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए इसमें कोई गलत नहीं लग रहा है। कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया क्या है, अधिगम होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। यानी अधिगम प्रक्रिया से क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो जब हम सीखेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो ये सही बात है। दूसरा का अधिगम एक सतत प्रक्रिया, यानी जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखते रहते हैं, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी सही है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी अधिगम होगा तो व्यवहार में परिवर्तन आना ही आना है। तो सारा ऑप्शन है, यानी तीनों ऑप्शन राइट है, तीनों ऑप्शन सही चल रहा है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा, सभी आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिरकार हम लोग जो कॉन्सेप्ट लिए हैं उसमें कहां तक सही हो पाया है कि नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट को कहा है कक्षा में परिचर्चा के दौरान, परिचर्चा आप समझ रहे हैं, किसी टॉपिक पर जो डिबेट होता है उसको हम परिचर्चा कहते हैं। ठीक है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। मतलब एक परिचर्चा चल रहा था, डिबेट चल रहा था, उस डिबेट में जो शिक्षक थे वो लड़कियों की तुलना में ज्यादा ध्यान किस पर दे रहे थे, तो ज्यादा ध्यान लड़कों पर दे रहे थे। ठीक है, अब कहता है यह किसका उदाहरण है, यानी ये जो प्रक्रिया चली, यानी जो कक्षा में जो शिक्षक परिचर्चा में भाग लिए थे वो लड़कियों पर ज्यादा ध्यान न देके लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ये किस चीज का उदाहरण है, तो कहा जेंडर पक्षपात का है। ठीक है, जेंडर पहचान का है। तीसरा ऑप्शन कहा जेंडर संबंधित का है, और कहा जेंडर समरूपता का है। सब ऑप्शन को हम समझेंगे। देखिए जेंडर समरूपता, समरूपता का मतलब समान रूप, तो ये तो पक्षपात वाली बात हुई थी ना, यानी कि लड़कों पर ध्यान कम देते थे, लड़कियों पर ध्यान कम देते थे और लड़कों पर ज्यादा ध्यान देते थे, तो ये समरूपता समाप्त है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 4 नंबर हम हटा दिए। कहा जेंडर संबंधित, तो जेंडर संबंधित मतलब यहाँ तो भेदभाव हो रहा है ना, तो जेंडर से संबंधित तो है ही, लेकिन उससे ऊपर आपका जो ऑप्शन है वो जेंडर पक्षपात से है। ठीक है,
जेंडर पहचान तो अलग चीज है ना, कि हम पहचानेंगे कि लड़का लड़की में पहचान करेंगे, ठीक है, व्यवहार के माध्यम से या और एक्टिविटीज से पहचान करेंगे, लेकिन यहाँ हम किसी एक पर ध्यान दे रहे हैं, किसी एक समूह पर और किसी दूसरे समूह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये जेंडर पक्षपात वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर का। अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि भाषा के अर्जन में विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा बच्चों को सीखना है, अर्जन करना मतलब सीखना, तो कहा है भाषा के अर्जन एवं विकास में इसके लिए संवेदनशील अवधि कब है, यानी किस अवस्था में बच्चे भाषा को अच्छे ढंग से सीखते हैं और संवेदनशील रूप से सीखते हैं, यानी उस समय उनका भाषा से बिल्कुल कहिए तो संवेदनशील वाला लगाव रहता है। ये कौन सी अवस्था है, तो कहा जन्म से पूर्व की अवस्था। तो जन्म से पूर्व बच्चे भाषा सीखेंगे कैसे, क्योंकि भाषा तो हम दूसरे से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, आस पड़ोस के लोगों से सीखते हैं, तो जन्म से पूर्व तो सीख नहीं सकते। पहला ऑप्शन कट गया, यानी गलती हो गया। कहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था से, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कहने का मतलब है कि अगर हम शैशवावस्था को 3 साल तक मान लेते हैं, 0 से अगर 3 साल तक मानते हैं, तो 3 साल से लगभग 5 या 6 साल तक हम मान लेंगे क्या, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था मान लेंगे, शुरू वाला बाल्यावस्था मानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, अब कहा है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में मान लेते हैं कि 6 से 8 साल का बच्चा आता है मध्य बाल्यावस्था में, लेकिन मान लेते हैं आप ये कि अगर हम बच्चा को 0 से लेकर के 5 साल तक भाषा का ज्ञान नहीं दिए हैं और 6ठे साल में भाषा का ज्ञान देंगे, तो भाषा के ज्ञान अर्जन में कठिनाई होने लगेगी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है अति संवेदनशील अवस्था होता है, और इस अवस्था में बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं और जो भी वातावरण से, जो भी व्यक्तियों से सुनते हैं, समझते हैं, उसे बहुत जल्दी ग्रैप्स करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए 2 नंबर। 3 नंबर में मध्य बाल अवस्था है, तो यहाँ पे संवेदनशील अवस्था नहीं, और किशोरावस्था में तो भाषा का विकास बहुत हद तक हो चुका रहता है, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 2 नंबर आंसर होगा। इस तरह से हम समझेंगे, अगर हम पहले से जान रहे होंगे तो हमें पता होगा ये सारे चीजों को और आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री, एक साथ लिखना चाहिए था इसको, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री की क्या विशेषता है। जो लोग बोलते हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री का क्या विशेषता है। तो इसमें आएंगे हम, पहले ऑप्शन में देखेंगे, कहा केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर। देखिए केवल जो होता है ना, वो अंडर एस्टिमेट कर देता है, लिमिटेड चीजों को लाता है, तो ये निगेटिव में चला जाता है, केवल नहीं होगा, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक, क्योंकि अगर हम बालक का विकास, सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो हम केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे तो उससे उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। नेक्स्ट में कहा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी बच्चा जो सीख के आया है, कोई भी बच्चा डायरेक्ट विद्यालय में नहीं आता है, उससे पहले वह अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस के लोगों से कुछ न कुछ सीख के आता है। विद्यालय जाने से पहले वो कोरा कागज नहीं रहता है, विद्यालय जाता है तो कुछ न कुछ सीखा हुआ रहता है। तो इसके आधार पर आप कहेंगे बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। इसमें आंसर लगता है यही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया है यंत्रवत, मशीन के तरह याद करेगा। ये बाल केंद्रित शिक्षा का क्या है, तो विशेषता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। 3 नंबर बिल्कुल नहीं, मशीनी रूप से याद करने वाला कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है इस प्रक्रिया में। नेक्स्ट में हम देखते हैं, कहा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और फिर वर्गीकरण आ गया। हम बालक को वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, उसको योग्यता के आधार पर बांट नहीं सकते हैं, अलग करके हम उसको नहीं सिखाएंगे, ये भेदभाव वाली नीति आ जाएगी। तो 4 नंबर भी ऑप्शन कमजोर है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, बच्चों जो सीख कर आए हैं, जो उनके पास अनुभव है, उसको आधार मानिए, उसकी प्रमुखता को मानिए और उसके आधार पर उसको आगे सिखाइए, ठीक है। तो उसके आधार पर जब हम उसको आगे सिखाएंगे तो क्या होगा, यानी कि हम समझ पाएंगे कि बच्चे ने कुछ सीखा है।
चलिए इस तरह से हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहेज कर सकते हैं। अब देखिए कहा है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा। जटिल अवधारणा कहने का मतलब है किसी भी विषय के प्रति बच्चा जो है इतना जटिल अवधारणा बना लिया है, जैसे कहेगा कि गणित बहुत जटिल विषय है, कठिन विषय है, ठीक है। किसी और विषय को लेके कह सकता है कि ये, या कोई भी टॉपिक के बारे में जो उसकी कठिनाई है, जिस अवधारणा को बना लिया है, जिससे वो भयभीत है, उसको एक शिक्षक कैसे सहज बना सकते हैं। इसको सहेज नहीं होना चाहिए था, सहज होना चाहिए था। सहज का मतलब आसान होता है, ठीक है। सहज कैसे बनाएंगे, यानी बच्चे जो गलत समझ रखे हैं, बच्चे जो वो किसी चीज को बढ़ा के सोच रहे हैं, उसको सहज कैसे बनाया जाए, आसान कैसे बनाया जाए इस चीज को। तो कहा है ऑप्शन में प्रतियोगिता की व्यवस्था करके। तो जो जटिल अवधारणा है उसको अगर हम प्रतियोगिता की व्यवस्था करेंगे तो क्या उससे ये ऐसा हो सकता है, ये नहीं चलेगा, ये सही नहीं है। उसके बाद कहा बार बार, यांत्रिक जब भी आता है, बच्चा कोई मशीन नहीं होता है और उसके द्वारा वो ट्रेंड नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। यांत्रिक जब भी आएगा तो उसको गलत समझेंगे। नेक्स्ट में कहा है अन्वेषण, अन्वेषण माने खोज होता है, ठीक है। एवं कहा है परिचर्चा, बच्चे अगर परिचर्चा करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, किसी टॉपिक पर डिबेट करेंगे और नए नए चीजों को लाएंगे, शिक्षक अगर अवसर देते हैं, अवसर उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि हमने बताया पहले भी, शिक्षक फैसिलिटेटर होते हैं, सुविधा दाता होते हैं, बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। तो अन्वेषण करेंगे, परिचर्चा के लिए वो मौका देंगे, बच्चों को बोलने का मौका देंगे, अवसर देंगे, तो इससे उनकी जो जटिल अवधारणा है वो क्या हो जाएगी, सहज हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में कहा ये व्याख्यान देके, अगर एक भाषण हम दे दिए, एक लेक्चर दे दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, जटिल अवधारणा आसान नहीं हो पाएगा, सहज नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हमारा आंसर है, ठीक है। और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लगभग हम 10 क्वेश्चन करवाए हैं और 10 क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन था वो सब कॉन्सेप्ट पे आधारित था और बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब फिर हम आगे की कड़ी को इसमें फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो दीप बिहार के प्लेटफॉर्म से आपको ये बताया गया है। चलिए, तो इसके लिए धन्यवाद।